एवरीवन, तो अब हम करेंगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेटिना का, जो कि है रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वजह से बिकॉज एससीक्यूज में ना काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, एमसीक्यूज आए रहे, ऐसे टॉपिक से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। और ये है भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, ख़ास क्या आम मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बहुत आसान सा टॉपिक है, बस आपने इसको ज़रा से समझ लेना है। रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है ना, उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन। सबसे पहली बात तो है कि ये होती क्या है, आपको पता है कि दिस इज़ योर आई, ठीक है। सॉरी, आगे से मतलब आपको पता है ना, ज़रा फैशनी सी होती है ऐसे करके। और ये ऑप्टिक नर्व है जो आई से निकल रही है। इस ऑप्टिक नर्व के सेंटर में एक आर्टरी ट्रेवल कर रही होती है विच इज़ कॉल्ड ए सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। यहाँ इस पॉइंट को हम कहते हैं लेमिना क्रिब्रोजा। यहाँ पर आके वो डिवाइड हो जाती है इनटू मल्टीपल ब्रांचेस, जो कि होती हैं आर्टीरियोल्स। और ये आर्टीरियोल्स एंड में जाके बना पूरे मतलब आपके रेटिना को परफ्यूज करती हैं और फिर कैपिलरीज बन जाती हैं। कैपिलरीज जो है वो फिर बनाती हैं विन्यूल्स, ठीक है। और ये सारी विन्यूल्स जो इस एरिया की ड्रेनेज वाली होती हैं, सारी मिलके बनाती हैं इस जगह पर वेन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन। और ये सेंट्रल रेटिनल वेन जाके ड्रेन होती है इनटू योर, या तो सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन में ड्रेन होती है, या फिर डायरेक्टली आपके कैवर्नस साइनस में होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों जगहों में से किसी एक पे हो सकती है। तो बहरहाल इसमें बताने वाली बात ये थी कि व्हाट इज योर बेसिकली सेंट्रल रेटिनल वेन। सेंट्रल रेटिनल वेन जो आपकी आर्टरी की पहले ट्रिब्यूटरीज थी जिनसे कैपिलरीज बनी, उनसे जो मिल मिला के बनती है वो सेंट्रल रेटिनल वेन होती है, उन वेन्यूल्स से। और वो जाके फिर आगे ड्रेन कर जाती है। अभी जो सेंट्रल रेटिनल वेन है, आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि इट इज़ द मेन ड्रेनेज थिंग विच इज़ ड्रेनिंग द आई। तो इस वजह से जाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिपेंड अगर ये कहीं भी ऑक्लूड होती है, किसी भी जगह पर इसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो वो रेटिनल वेन ऑक्लूजन के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, जो भी आगे हम पढ़ेंगे। इसको हम ना जो पढ़ेंगे फिलहाल हम दो हिसाब से पढ़ते हैं, या तो हम पढ़ते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। सेंट्रल रेटिनल वेन ये वाली है, ठीक है, जो लेमिना, जब सारी वेन्यूज मिल के लेमिना क्रिब्रोजा के पॉइंट पे मेन वेन बनती है, और इससे पीछे जो जब तक ये किसी और में ड्रेन नहीं होती तब तक इसका जो नाम है वो सेंट्रल रेटिनल वेन है। और अगर जो वेन्यूल्स हैं इसकी जिनसे ये मिलके बनी थी, उनमें से किसी एक में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसे हम कहते हैं ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। वो हम अलग पढ़ेंगे, उसे BRVO कहते हैं। अभी जो हम पढ़ने लगे वो CRVO है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की भी ना दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इस्कीमिक और दूसरा होता है नॉन इस्कीमिक। इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक इस बात पे हमने डिवाइड किया हुआ है कि अगर आपका शुरू में आप ये सोचें कि अब मैंने आपको बता दिया कि आर्टरी से ब्लड आ रहा है और वो ब्लड वापस जो है वो वेन के थ्रू जाना है, जैसे हमेशा होता है, ठीक है। जब शुरू के किसी स्टेज में मतलब अभी हल्की ऑक्लूजन हुई है वेन में, तो जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ी ऑक्लूजन है तो हो सकता है कि अगर ये पूरी वेन है और इसमें जो ऑक्लूजन है वो इतना सारा एरिया ऑक्लूडेड है, लेकिन ये ज़रा सा रास्ता अभी भी है वेन में से पैसेज ऑफ ब्लड का, तो ज़ाहिर है ऑक्लूजन के सिम्टम्स तो आएंगे, लेकिन हल्का सा रास्ता होने की वजह से हमें ऐसा नहीं होगा कि एरिया की परफ्यूजन में इशू हो, इस्कीमिया नहीं होगा इस एरिया को। इस्कीमिया कब होता है? जब कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाती है या फिर लेटर स्टेजेस ऑफ ऑक्लूजन होती है। उसमें क्या होता है, अब वेन के थ्रू ब्लड ने ड्रेन होना था, वो ब्लड आगे जाके ड्रेन नहीं हो रहा। जब ब्लड आगे जाके ड्रेन नहीं हो रहा तो पीछे आर्टरी से नया ब्लड आना भी बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आर्टरी का ब्लड आगे जा ही नहीं पा रहा, वहीं पर खड़ा हुआ है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो पिछला ब्लड नया भी नहीं आ सकता। तो फिर जब नया ब्लड नहीं आएगा, उस एरिया को, आपके रेटिना को, ऑप्टिक नर्व को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर इस्कीमिया के सिम्टम्स आएंगे। उसको हम कहते हैं इस्कीमिक रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ठीक है। तो शुरू के स्टेजेस में होता है नॉन इस्कीमिक टाइप ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, लेटर स्टेजेस में होता है इस्कीमिक टाइप ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अब अगर हम बात करते हैं इसकी कॉजेज क्या है, तो मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो सबसे पहली एज के साथ साथ आपकी बॉडी में एथ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस आते हैं आर्टरीज में, उससे आर्टरीज की वॉल की हो जाती है थिकनिंग। अब जो वेन और आर्टरी है ना, सेंट्रल रेटिनल वेन और आर्टरी, ये दोनों एक कॉमन शीथ में रैप्ड होते हैं, ठीक है। ये आर्टरी और ये वेन दोनों की गिर्द एक ही शीथ है जिसने उन्हें लिपटा हुआ होता है। अगर आर्टरी में एथ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस आते हैं और आर्टरी की वॉल स्टिफ हो जाती है, तो वेन पे प्रेशर पड़ता है और वेन में भी ऑक्लूजन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो एज के साथ साथ एथ्रोस्क्लेरोसिस बहुत कॉमन है। एज के साथ साथ बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन होने लग जाती है, और एज के साथ साथ आपकी बॉडी में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी शुरू हो जाते हैं, यानी आर्टरीज की वॉल की थिकनिंग के साथ साथ उनमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम वगैरह के प्लेट्स की डेपोजिशन भी होने लग जाती है। ये सारी एज के साथ कंपनी करती है, और जितना आर्टरी में इशू हो रहा है वो सब वेन को इफेक्ट करेगा, बिकॉज दोनों की शीथ एक ही है। हाइपरटेंशन इस वजह से, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से आपको पता है कि स्पैज्म हो जाता है वेसल्स का, और स्पैज्म आपको ऑक्लूजन कर सकता है। डायबिटीज इस वजह से, बिकॉज डायबिटीज आपका एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें वेसल्स भी इफेक्ट होती हैं, और वेसल्स में चेंजेस इस तरह से आते हैं। मेन जो मतलब वेसल्स में इफेक्ट हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि डायबिटीज आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को बहुत डिस्टर्ब करती है, और डायबिटिक पेशेंट में
कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स बनने के चांसेस उनकी वेसल्स में बहुत कॉमन हो जाते हैं, और अगर कोई भी प्लाक कहीं बना हुआ है, थ्रोम्बस है जो एम्बुलस बन के कहीं आके ऑक्लूड कर देगा, तो ज़ाहिर वेन की ऑक्लूजन कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ का मेन इशू ये है कि आपके मल्टी सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर देती है और लिपिड की मेटाबॉलिज्म को बहुत खराब करती है। फिर आई में अगर इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर की वजह से कोई भी वेन ऑक्लूड हो सकती है। ड्रग्स में जो होती हैं स्पेशली जो फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कोई भी जब भी इस्तेमाल करेगा तो हमेशा आपने पढ़ा है कि वो थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स बॉडी में इंक्रीज करती हैं। थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स का मतलब है कि वो बॉडी में जो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को इंक्रीज करते हैं, प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करते हैं और थ्रोम्बस बनने का चांस इंक्रीज कर देते हैं। और जब थ्रोम्बस बन जाता है तो कोई भी चीज़ या कोई भी वेसल ऑक्लूड हो सकती है। स्मोकिंग भी जो है वो देखा गया है कि स्मोकर्स में ये चीज़ इसका रिस्क ज़्यादा है, लेकिन कोई खास कॉज इस्टेब्लिश नहीं है कि क्यों रिस्क ज़्यादा है, ये नहीं पता। ठीक है, अच्छा फिर ये तो हो गया, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं जिनकी वजह से रेटिनल वेन ऑक्लूजन होती है। कुछ अनकॉमन कॉजेज होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाएगी इन दिस ड्रग, लेकिन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और भी तो चीज़ों में ज़्यादा हो सकती है। हाइपर विस्कोसिटी हो सकती है अगर आपका प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो गया, अगर किसी को कोई थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर हो गया, किसी के क्लॉटिंग फैक्टर्स में इशू आ गए, तो किसी भी चीज़ से अगर हाइपर विस्कोसिटी हो सकती है ब्लड की, ल्यूकीमिया में हो जाती है पॉलीसाइथीमिया, यानी कि आपका आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाए, डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हो जाए, इन सब में डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाए ल्यूकीमिया में, तो कोई भी ब्लड सेल काउंट इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल लीड टू रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तो एक आपका हाइपर विस्कोसिटी किसी भी चीज़ में होगी तो वो उससे हो सकती है वेन ऑक्लूजन। फिर मैं आपको बता दी कोई थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स इंक्रीज हो रहे हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स का मसला, उससे हो सकती है। इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन एक चीज़ है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर करती नहीं है, लेकिन अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर किसी को होता है ना तो वो आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में ऐसे एपिसोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके इसके कॉजेज। अब हमने अगर किसी को रेटिनल वेन ऑक्लूजन है यानी सेंट्रल रेटिनल वेन की ऑक्लूजन है, तो हमने उसमें क्या क्या कराना होता है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कुछ इन्वेस्टिगेशन उस पेशेंट में कराना, ताकि हमें पता चल सके कि भाई कौन सी स्टेज पे है पेशेंट, इस्कीमिक है, नॉन इस्कीमिक है, और कितना हिसाब किताब गुजर चुका है और कॉज क्या है। अब मैंने आपको ये कॉजेज बता दी, इनको हम आप खुद सोचें, इन्वेस्टिगेशन कोई भी आपसे पूछे, आपको पता है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ये हैं। अगर किसी पेशेंट में हमने इनमें से कोई फैक्टर को रूल आउट करना है तो हम क्या क्या करेंगे। किसी को भी स्टार्ट करने के लिए ना बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन से शुरू किया करें। ब्लड जो सीपी होता है, सॉरी बीपी कह रही हूँ, ब्लड सीपी विद ईएसआर एंड सीरम सीआरपी, ये तो आप वैसे लाजमी करा लें बिकॉज ये बहुत बेसलाइन है। ठीक है, सीपी ईएसआर से आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में ब्लड सेल काउंट्स क्या है, ईएसआर आपको ब्लड की थिकनेस विस्कोसिटी के बारे में बता देगा, सीआरपी आपको इन्फ्लेमेटरी स्टेटस के बारे में बता देगा। उसके बाद डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर, ठीक है, हाइपरटेंशन और जो ड्रग इंड्यूस्ड चीज़ें हैं या फिर एज वाले फैक्टर को रूल आउट करने के लिए हम सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल और लिपिड प्रोफाइल करा लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि लिपिड ज़्यादा है तो डेपोजिशन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम करा सकते हैं पेशेंट का इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो एंटीबॉडीज़ कुछ करा सकते हैं, लेकिन ये बहुत हाई फाई टेस्ट हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नीचे वालों से ही अंदाज़ा कर लें। इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमें पता चलता है कॉज क्या, उस हिसाब से हमने ट्रीटमेंट देनी होती है। और फिर स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है कि इस्कीमिक स्टेज में पेशेंट या नॉन इस्कीमिक स्टेज में, फिर पेशेंट किस स्टेज में है और उसे क्या सिम्टम्स आएंगे। ज़ाहिर है कुछ सिम्टम्स भी तो वो लेके आएगा ना, ये डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज कौन सी है। वो मैं आपको बताती हूँ अगले पार्ट में। इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक अलग अलग से अभी तक कोई मसला हुआ है कि नाज़मी। थैंक यू।